आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का हमारे पास कॉल आ रहा है कि सर इनके जो लेक्चर हैं इसके हमें पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी लेक्चर हैं इन सभी के प्रॉपर नोट्स जो मैं खुद बनाता हूं, खुद के हैंडराइटिंग नोट्स हैं मेरे जो मैं बनाता हूं, वो सारे नोट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराते हैं। तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से आप इन सारे लेक्चरों के पीडीएफ आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी हम आपको बहुत सारी जानकारी देते हैं, जहाँ से आपको इस चैनल के बारे में, पीडीएफ के बारे में भी आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब चैनल में तो आपको डेली लेक्चर मिल ही रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं वो है दक्षिण भारत का जो इतिहास, जिसमें हम मुख्य रूप से जिन राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं उनका आज हम जिक्र करने वाले हैं। जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ है, संगम कालीन का जो राजनीतिक इतिहास है उसके बारे में आज हम पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। दरअसल कहानी ये है कि राजनीतिक इतिहास में हम मात्र और मात्र 3 साम्राज्यों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से आपका एक पांड्य हो गया, एक आपका चोल हो गया और एक आपका चेर हो गया। तो ये दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा था, ये भारत का एकदम दक्षिणी हिस्सा है। जहाँ आज आपने देखा होगा ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, ये वही वाला क्षेत्र है, ये श्रीलंका। ये नक्शे के माध्यम से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दक्षिण भारत में ये जो दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा था, तो संगम काल में इस समय मात्र और मात्र 3 राजवंश जो हुए वो बहुत फले फूले, उनका साम्राज्य बहुत विस्तार हुआ। वहाँ के जो राजा हुए उनके बारे में इतिहास अपने आप में एक बना हुआ है। तो इन इतिहास को जानने के लिए सबसे शुरुआत हम करेंगे, सबसे पहला राजवंश जो हम पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे हम किसके बारे में, पांड्य राजवंश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, पांड्य राजवंश। नक्शे में अगर हम देखें तो पांड्य राजवंश जो था ये वाला था। कौन सा था ये वाला पांड्य राजवंश था। कहने का मतलब पांड्य राजवंश भारत के एकदम दक्षिण पूर्वी हिस्से में था। अगर हम भारत का दक्षिण का पूर्वी हिस्सा देखें तो ये हमारा क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ये मेरा वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो भारत के ईस्ट और दक्षिण इस वाले हिस्से में जो साम्राज्य था वो था आपका कौन सा, पांड्य राजवंश। पांड्य राजवंश की अपने आप में एक बहुत बड़ा किस्सा है, अपने आप में बहुत बड़ी एक कहानी है, परंतु हम इसमें सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस राजवंश से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फैक्चुअल चीज़ें देखने को मिलती हैं और वही चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। पांड्य राजवंश की कहानी ऐसी है कि ये राजवंश अपने आप में बहुत समृद्ध राजवंश था, बहुत धन संपदा थी, सब कुछ था इस राजवंश के पास, सब कुछ था। और इसके साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पे चोल रहता है, यहाँ पे चेर साम्राज्य होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो राजवंश था उत्तर वाले हिस्से से अगर देखेंगे तो चोल राजवंश से, और अगर इसके पश्चिम वाले हिस्से में चले जाएं तो चेर साम्राज्य से क्या था, पूर्ण रूप से क्या था, ढका हुआ राजवंश था। इसी पांड्य राजवंश का जो सर्वप्रथम उल्लेख जो हमें देखने को मिला है वो मिला है पाणिनि की जो अष्टाध्यायी एक रचना है। उस अष्टाध्यायी में पाणिनि ने इस पांड्य राजवंश का क्या किया है, जिक्र किया है। इसके अतिरिक्त भी अशोक के जो शिलालेख हुए हैं, साथ ही साथ रामायण, महाभारत, इन सभी में क्या है, पांड्य साम्राज्य का जिक्र मिला है। एक बात और ये जो फैक्चुअल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि पांड्य वंश का सर्वप्रथम जिसने उल्लेख किया है, जिसने पांड्य वंश के बारे में हमें बताया है, वो व्यक्ति है कौन, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने अपनी किताब है उसकी एक इंडिका, जिसकी उसने रचना की थी, इस इंडिका में उसने पांड्य राजवंश के बारे में सबसे पहले बताया है। और पांड्य वंश को इसने क्या कहा है, इस वाले प्रदेश में जो शासक हुए हैं उन्हें इसने क्या कहा है, मावर के नाम से बुलाया है। मावर मेगस्थनीज द्वारा पांड्य राजवंश के क्षेत्र को कहा गया। और सबसे पहला जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है मेगस्थनीज की इंडिका में देखने को मिलता है, किसके बारे में, पांड्य राजवंश के बारे में। मेगस्थनीज के अनुसार ही इस वाले राजवंश में एक व्यक्ति थे हैराक्ट की पुत्री का यहाँ पे क्या था, शासन था। यहाँ पे इस पूरे इसमें हैराक्ट की क्या थी, पुत्री थी, जिसका पूरा शासन हुआ था कहाँ पे, पांड्य राजवंश में हैराक्ट की पुत्री का शासन था। दरअसल ये जो पांड्य राज्य है, ये पांड्य राज्य मोतियों के लिए बहुत मशहूर राज्य था। मोतियाँ यहाँ पे बहुत मशहूर थे
और जब यहाँ पे एक पुत्री, एक स्त्री का अगर यहाँ पे शासन है, तो यहाँ से मैगस्थनीज ने इस बात की तुलना की, इस बात को प्रत्यक्ष प्रमाणित किया कि हो सकता है कि पांड्य साम्राज्य में मात्र सत्तात्मक या मात्र तंत्रात्मक जो शासन है वो देखने को जरूर रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पुत्री का शासन है जो हेराक्ट की पुत्री थी। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि पांड्य साम्राज्य जो था वो क्या था, एक मात्र तंत्रात्मक या मात्र सत्तात्मक था। पांडव की राजधानी जो हमें देखने को मिलती है, पांडव की राजधानी जो है वो शुरुआत में तो इन्होंने हमें शाहजहाँ जो इसका वर्णन मिला है वो मिला है मदुरई का। जो मदुरा थी, मदुरा यही पांड्य साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी। दरअसल मदुरा ही एक ऐसा क्षेत्र था जो यहाँ के उच्चतम कोटि के वस्त्र हो गए, यहाँ के जो रत्न हो गए, यहाँ के जो मोती हो गए, इनके लिए बहुत फेमस था मदुरा। और उसी हिसाब से यहाँ की जो राजधानी हमें जहाँ देखने को मिलता है वो मिलती है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरा थी। परंतु इसके साथ ही साथ एक और है, इरिथ्रियन सी एक किताब है, इरिथ्रियन सी एक किताब है जिसमें पांड्यों की जो सबसे पहली जो राजधानी बताई गई है वो बताई गई है कोरकई सबसे प्रथम राजधानी इनकी बताई गई है। तो दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखें कि पांड्यों की राजधानी मदुरा भी थी, साथ ही साथ क्या थी इनकी, इरिथ्रियन सी के अनुसार पांड्य की जो सबसे पहली राजधानी थी वो क्या थी, कोरकई थी। साथ ही इसमें जो मदुरा है, ये मदुरा ही क्या होता था, इनका मुख्य रूप से व्यापारिक केंद्र होता था। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो मदुरा है ये यहाँ के व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यहाँ के जो मोती थे, वस्त्र थे, ये सारे बहुत मशहूर थे। इसके साथ ही साथ ये जो साम्राज्य है, इस साम्राज्य ने क्या किया है, रोमन से बहुत अधिक व्यापार के इसके उल्लेख मिलते हैं। ये साम्राज्य बहुत धन संपन्न था, संपन्न राज्य था, और ये संपन्न इसलिए हो पाया क्योंकि इसका जो व्यापार क्षेत्र था वो रोमन साम्राज्य अंगस्टन तक के साथ हुआ था। और इसी का एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलता है कि इस पांड्य वंश के शासकों ने अपने राज्य दरबार से एक राजदूत को भेजा था, जो रोमन सम्राट अंगस्टन था उसके राज दरबार में इन्होंने क्या भेजाया था, एक राजदूत पहुंचाया था। कुल मिला के बात ऐसी है कि आप ये मान सकते हैं कि इन्होंने अंगस्टन के राज दरबार में एक राजदूत भेजा था। ये सवाल कई बार आपको पूछने को मिलता है, और यहीं से संगम साहित्यों के आधार पर ये तुलना की जाती है कि ये जो पांड्य साम्राज्य था, इस पांड्य साम्राज्य का जो उल्लेख हमें मिलता है या इसका व्यापारिक संबंध जो हमें देखने को मिलते हैं वो रोमन साम्राज्य के साथ हमें देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पांड्यों ने ईसा की प्रारंभिक सदी में वैदिक यज्ञ किए थे। शुरुआत में ईसा की प्रारंभिक सदी में इन्होंने क्या किए थे, वैदिक यज्ञ किए थे। इसी कारण से यहाँ पे क्या है, ब्राह्मणों की अच्छी सिचुएशन थी, मतलब ब्राह्मणों की जो दशा थी वो क्या थी, यहाँ पे बहुत अच्छी थी। ये सवाल आपको यूपीएससी के अंदर कई बार ऐसे कूट के रूप में देखने को मिलते हैं कि संगमकालीन इतिहास से संबंधित पांड्य साम्राज्य के संबंध में निम्न कथनों में से क्या है, कि इस साम्राज्य में ब्राह्मणों की दशा जो थी दयनीय थी, ऐसा एकदम ये कथन आता है। तो ये गलत कथन होता है। क्यों? क्योंकि पांड्य साम्राज्य में ब्राह्मणों ने शुरुआत में, जब ब्राह्मणों ने यहाँ पे वैदिक यज्ञ किए तो उसी आधार पे हमें समझ में आता है कि ब्राह्मणों का यहाँ पे क्या था, अच्छा खासा वर्चस्व था, इनकी जो दशा थी वो काफ़ी अच्छी थी। साथ ही साथ जब मैंने बताया कि यहाँ का जो साम्राज्य एक पूर्ण रूप से क्या है कि धन संपदा से परिपूर्ण है, समृद्ध साम्राज्य है। राजा का जो पद होता था वो राजतंत्रात्मक पद्धति से चलता था, मतलब यहाँ का जो शासन था वो राजतंत्रात्मक था, शासन का जो स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक का मतलब ये होता है कि राजा के बाद उसका बेटा ही वहाँ पे क्या बनेगा, राजा बनेगा। कोई दूसरा चुनाव से होकर कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ का राजा नहीं बन सकता था। और राजा का पद भी ज्येष्ठता पर आधारित था, मतलब 4 बेटे हैं, 4 में जो सबसे बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा। तो अगर सवाल ऐसा आएगा कि पांड्य साम्राज्य के अंतर्गत ये जो राजा का पद था ये क्या था, राजतंत्रात्मक था, साथ ही साथ वंशानुगत पद्धति से राजा का चयन होता था और एक ज्येष्ठता पर आधारित होता था। ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। राजा की खुद की एक परिषद होती थी, राजा की परिषद के लिए उसका मंत्री परिषद होता था, जिसमें 5 मुख्य लोग होते थे जिन्हें हम पंचजन के नाम से जानते हैं। इस पांड्य साम्राज्य में हम उन्हें क्या, पंचरत्न या पंचजन के रूप में जानते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से जो 5 लोग होते थे, इसमें मंत्री, पुरोहित, एक आपका सेना नायक हो गया, एक आपका राजदूत हो गया और एक आपका गुप्तचर हो गया। ये 5 लोगों को क्या कहा जाता था, पंचवरम या पंचतंत्र भी कहते थे, पंचवरम या पंच महासभा के नाम से भी इनको क्या कहा जाता था, इनको पुकारा जाता था, पंच महासभा, जिसमें से मुख्य रूप से जो होते थे आपका कौन होता था, एक मंत्री होता था, पुरोहित होता था, पुरोहित,
सेना नायक, एक जो दूत होते हैं या राजदूत वो होते थे, और एक जो होता था आपका, कौन रह गया इसमें, गुप्तचर। ये 5 लोग जो होते थे ये पंच महासभा के नाम से जाना जाता था इन्हें इनके साम्राज्य में कुछ और नाम से भी बुलाते थे, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, है ना। तो ये इनको इस नाम से बुलाया जाता था। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता था, राजा का हर वर्ष जन्मदिन मनाया जाता था। हर वर्ष पूरी जो जनता होती थी वो क्या करती थी, राजा का प्रति वर्ष जन्मदिन मनाया जाता था, और उस जन्मदिन को एक पर्टिकुलर नाम से बुलाया जाता था जिसे पेरुनल कहा जाता है। पेरुनल, कई बार यूपीएससी ने पूछा है कि पेरुनल क्या है। दरअसल पेरुनल क्या है, पांड्य साम्राज्य का जो राजा होता था उसका जन्मदिन मनाया जाता था, एक उत्सव के रूप में जन्मदिन मनाया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, पेरुनल कहा जाता था। एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पांड्य साम्राज्य का जो राज्य चिन्ह है, राज्य चिन्ह वो क्या है, ये कई बार फैक्चुअल आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो राज्य चिन्ह होता था वो मछली होता था, मछली। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इनका जो राज्य चिन्ह है वो क्या होता था, मछली होता था। तो इस प्रकार से पांड्य साम्राज्य के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब हम ये देखेंगे कि पांड्य साम्राज्य में जो कुछ राजा हुए हैं जिनके बारे में कुछ कुछ तथ्य आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में हम जान लेते हैं। पांड्य शासकों में सबसे पहला जो शासक हम मानते हैं जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, वो पहला जो शासक था वो था आपका कौन, नेडियोन। नेडियोन सबसे पहला शासक पांड्यों के हम इसमें पढ़ते हैं। बहुत छोटी छोटी जानकारी इससे हम याद रखेंगे। दरअसल इसका जो विवरण हमें मिलता है वो नक्किरार की कविताओं में मिलता है। नक्किरार वही जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। पांड्य शासकों, ये नेडियोन की जो जानकारी है वो नक्किरार की कविताओं में हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस व्यक्ति ने क्या किया था, इसी के साम्राज्य में एक नदी है, पहरुली नदी। पहरुली नदी जो है, जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में आती है, इसी के साम्राज्य में क्या हुई थी, अस्तित्व में आई थी। साथ ही साथ क्या हुआ था, इसने सागर पूजा का भी इसने क्या किया था, सागर पूजा की जो प्रथा होती थी, इसी व्यक्ति ने क्या किया था, सागर पूजा की प्रथा का आरंभ किया था। ऐसे मुख्य चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि इस व्यक्ति ने क्या किया था, इसी के राजवंश में, इसी के राजकाल में पहरुली नदी अस्तित्व में आई। साथ ही साथ सागर पूजा प्रथा का जो आरंभ किया था वो किसने किया था, नेडियोन ने किया था। इसके बाद जो दूसरा शासक है उसका नाम है पलसालई मधुकुडम। जो दूसरा शासक है वो है पलसालई। ये दूसरा शासक जिसे हम मानते हैं पांड्य वंश के अंदर। पलसालई मधुकुडम के बारे में एक मुख्य बात यह है कि सबसे पहला जो ऐतिहासिक पांड्य शासक जो माना जाता है, ऐतिहासिक पांड्य शासक जो माना जाता है वो इसे ही माना जाता है। किसे, मधुकुडम को, पलसालई मधुकुडम। दरअसल ये जो पलसालई है ये इसकी एक उपाधि है। ये जो पलसालई है ये एक उपाधि है, ना कि इसका नाम है। पलसालई इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसने विशाल यज्ञशालाओं का निर्माण किया था। इसको श्रेय दिया जाता है कि इस राजवंश का ये राजा जो है, इसने बहुत सारी विशाल यज्ञशालाओं का क्या किया था, निर्माण किया था। इसी कारण से इसे एक उपाधि दी जाती है पलसालई। तो याद रखना, पलसालई इसकी एक उपाधि है, ना कि नाम नहीं है। दरअसल इसका नाम तो मधुकुडम है। पलसालई मधुकुडम इस राजवंश का दूसरा राजा होता है, जिसके बारे में मुख्य बातें ये हैं कि इसे पांड्य वंश का सबसे प्रथम ऐतिहासिक पांड्य शासक माना जाता है। साथ ही साथ इसे पलसालई नामक एक उपाधि इसने धारण की थी, और इसका मतलब ये होता है कि इसने बहुत सारी विशाल यज्ञशालाओं का क्या किया था, निर्माण किया था। इस कारण से इसे पलसालई कहा गया। इसके बाद जो शासक बनता है उसका नाम होता है नेंडुजेलियन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पांड्य शासक के अंदर नेंडुजेलियन। ये इससे जुड़े बड़े रोचक तथ्य हैं। नेंडुजेलियन, बड़े रोचक तथ्य हैं नेंडुजेलियन से संबंधित। नेंडुजेलियन पांड्य वंश का सबसे संपन्न, सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली राजा, जो आप उपाधि दे सकते हो उसे ये दे सकते हो। पांड्य वंश के अंदर सबसे शक्तिशाली राजा जो हुआ है वो हुआ है नेंडुजेलियन। परंतु नेंडुजेलियन से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य आपको देखने को मिलेंगे कि आपको भी हैरान कर देगा। इस वंश के शासक ने, इसे आप क्या कह सकते हो, एक तो ये सबसे संपन्न या शक्तिशाली ये क्या था, शासक था। शक्तिशाली, सबसे संपन्न और शक्तिशाली शासक था। इस बंदे ने क्या किया था, चेर वंश के एक शासक थे, चेर वंश का एक शासक था जिसका नाम था शे। इसे चेर वंश के शासक को इसलिए कहा जाता था क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इसकी आंखें हाथी जैसी आंखें थी। हाथी की आंख वाला एक राजा माना जाता था किसे, चेर वंश के शासक शे को।
तो नेंडुजेलियन ने इस राजा को क्या किया था, पराजित करके इसे क्या बनाया था, बंदी बना लिया था। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है कि किस शासक ने शे को बंदी बना के रखा, या नेंडुजेलियन ने किस साम्राज्य के शासक को बंदी बनाया था। तो सीधा सीधा है कि चेर वंश का एक शासक था शे, जिसे हाथी की आंख वाला कहा जाता था, इसे इसने बंदी बना के रखा, अपने राज दरबार में बंदी बना के रखा। साथ ही साथ एक कोवलन की मैंने आपको कहानी बताई थी शिलापादिकरम में, कोवलन की हत्या का श्रेय भी इसे दिया जाता है। कोवलन की हत्या भी इसी ने की थी। कैसे की थी उसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। कोवलन की जो हत्या हुई थी इसी ने हुई थी। कोवलन क्या होता है, जब माधवी के साथ उसका मिलन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बाद में फिर क्या होता है, कोवलन और कनग्गी जो उसकी पहली वाइफ होती है, ये दोनों आपस में फिर से मिल जाते हैं। फिर से मिल जाने के बाद कोवलन अपने राज्य को छोड़ के मदुरई की ओर आता है। मदुरई वो इसलिए आता है ताकि अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सके, और नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के साथ साथ वो वहाँ पे अपना पूरा राज परिवार या अपना परिवार को संभाल पाए। इस उद्देश्य से वो मदुरई आता है। मदुरई आने के बाद अब यहाँ पे जब वो व्यापार करने के लिए जाता है तो क्या होता है, वो उसकी कनग्गी की पायल होती है, उस पायल को बेचने के लिए वो एक व्यापारी के पास जाता है। उसी समय मदुरई में राजा होता है कौन, नेंडुजेलियन। नेंडुजेलियन की पत्नी होती है, पहले कभी उसकी पत्नी की एक पायल चोरी हुई रही होगी, जिसकी डिज़ाइन सेम टू सेम कोवलन द्वारा लाई गई पायल के समान थी। ये जब व्यापार में जाता है, व्यापार में बेचने के लिए जाता है, तो जो सोनार होता है, व्यापारी होता है, वो इसकी खबर कर देता है किसी राजा से कि आपकी महारानी की जो पायल चोरी हुई है वो मिल गई है, एक व्यक्ति ने लाके दिया है। और इसी चोरी के दंड में नेंडुजेलियन क्या करता है, कोवलन को मरवा देता है, उसके सैनिक उसको मार देते हैं। अब जब ये बात इसकी पत्नी कनग्गी को पता चलती है तो कनग्गी इसके राज दरबार में न्याय मांगने के लिए आती है, और जब वो बताती है कि वो पायल आपकी पत्नी की नहीं मेरी पत्नी की होती है, तो ये सुन के नेंडुजेलियन को ये लगता है कि यार मेरे द्वारा मैंने क्या किया, एक निर्दोष व्यक्ति को क्या कर दिया, मैंने दंड दे दिया जिसकी हत्या हो गई। इसी चीज़ को सुन के ये परेशान हो जाता है, मतलब अपने आप को इतना वो समझ लेता है कि अब उसके जीने का कोई अस्तित्व नहीं बचा, और इसी कारण से नेंडुजेलियन भी क्या करता है, अपनी खुद की आत्महत्या कर लेता है। बहुत सिंपल सी कहानी है इसकी कि नेंडुजेलियन ने कोवलन को क्या किया, निर्दोष था वो, उसको सज़ा दे दी। सज़ा देने के साथ साथ जैसे उसे पता चलता है कि मैंने किसी निर्दोष को सज़ा दे दी, उसकी प्राण हत्या कर दी, तो स्वयं की भी ये आत्महत्या कर लेता है। इस हिसाब से नेंडुजेलियन की क्या हो जाती है, यहाँ से हत्या हो जाती है। अब इसके बाद जो राजा बना है उसके बाद तो किसी की जानकारी नहीं है, परंतु संभवतः संगम साहित्यों से हमें ऐसा पता चलता है कि इस वंश का जो अंतिम शासक रहा होगा वो रहा होगा नल्लीकोडन जो था इस राजवंश का क्या था, अंतिम शासक रहा होगा। तो ये जो जानकारी है ये पांड्य राजवंश की जानकारी है। ये जैसा कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताया, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ही बस है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। तो क्या क्या बातें आपको पांड्य राजवंश के अंदर रखनी है कि पांड्य राजवंश के अंदर आपने देखा कि इसमें नेडियोन था इसका पहला शासक, फिर इसमें मधुकुदम इसका शासक बना, फिर नेंडुजेलियन बना, और फिर उसके बाद नल्लीकोडन इसका अंतिम शासक रहा। इस राजवंश का जो राज चिन्ह था वो क्या था, मछली था, इसका प्रतीक जो था मछली था। ऐसी सारी चीज़ें, इसकी राजधानी जो थी मदुरई थी, शुरुआत में इसकी राजधानी और कुछ थी, कोर गई थी। ये सारी चीज़ें आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसे, चोल राजवंश को। चोल राजवंश पांड्य राजवंश के जस्ट ऊपर होता है। मतलब आप अगर इसको ऐसे डिस्क्राइब करें कि भारत के जो दक्षिणी प्रायद्वीप वाला हिस्सा था उसमें जो पांड्य राजवंश था, चोल राजवंश था, ये है आपका कौन सा, चोल राजवंश। तो चोल राजवंश भारत के किस साइड में है कि यह भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप वाले हिस्से के उत्तरी पूर्वी वाले क्षेत्र में जो राजवंश रहा है, उत्तरी क्योंकि ये नॉर्थ है और ये दक्षिण है और ये आपका ईस्ट है, तो उत्तरी पूर्वी वाले हिस्से में जो राजवंश था वो कौन था, चोल राजवंश था, जिसके नीचे आपका पांड्य राजवंश और साइड में पश्चिम साइड में चेर राजवंश था। तो अब हम देखते हैं चोल राजवंश के बारे में। चलिए बात करते हैं अब हम चोल राजवंश की। चोल राजवंश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पांड्य साम्राज्य के जो पूर्वोत्तर वाला जो कोण था, इसके आप पूर्व में भी जाएंगे और उत्तर वाले साइड में जाएंगे, तो पूर्वोत्तर वाले कोण में जो राजवंश था वो क्या था, आपका चोल राजवंश था। साथ ही साथ इस राजवंश का जो राज चिन्ह था, राज चिन्ह जो इसका था वो बाघ था, बाघ। इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जान लेते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो था क्या था, एक तो पेन्नार नदी होती थी, पेन्नार नदी जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एक होती थी आपकी
वेलार नदी, पेन्नार और वेलार नदी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो इन दोनों नदियों के बीच में जो राजवंश होता था वो था आपका कौन सा, चोल राजवंश। पेन्नार नदी आपको ये हो गई, वेलार नदी आपकी ये हो गई। इन दोनों नदियों के बीच में जो आपको साम्राज्य देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, आपको चोल राजवंश मिलेगा, जिसका राजचिन्ह आपने क्या देखा, बाघ इसका राजचिन्ह था। साथ ही साथ मध्यकाल में इसे क्या कहा गया था, कोरोमंडल या चोलमंडलम, ऐसे नाम से मध्यकाल में इसे क्या गया, जाना गया। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें, अगर इसकी बात करें तो शुरुआत में इसकी जो प्रारंभिक इसकी जो राजधानी रही है मनलूर, प्रारंभिक राजधानी इसकी क्या रही है, मनलूर। परंतु कुछ समय बाद कालांतर में फिर इसकी जो राजधानी हुई है वो उरैयूर और तंजावुर, ऐसी राजधानी भी हमें इसकी देखने को मिलती है। तो ये कुछ मुख्य तथ्य हैं जिनको आपको जानना जरूरी है कि इस राजवंश का जो राजचिन्ह था वो बाघ था। पेन्नार और वेलार नदियों के बीच में जो राजवंश हुआ जो कि पांड्य साम्राज्य के पूर्वोत्तर कोण में था, ये था आपका कौन सा, चोल साम्राज्य। साथ ही साथ मध्यकाल में इसे कोरोमंडल या चोलमंडलम के नाम से भी जाना जाता था, जिसकी राजधानी प्रारंभिक दौर पे तो मनलूर थी, परंतु कुछ समय बाद में इसकी दो राजधानियां और हुई, जिसमें से एक थी इसकी उरैयूर और एक थी तंजावुर। दरअसल ये जो उरैयूर है ये इसके सूती वस्त्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, सूती वस्त्र या इन सारी चीज़ों के लिए बहुत प्रमुख था। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि चोल वंश का जो राजनीतिक केंद्र था वो क्या था, आपका उरैयूर था, जो कि इसकी राजधानी थी। क्यों? क्योंकि ये व्यापार के लिए सुगम था, व्यापार के लिए जो भी यहाँ सूती वस्त्र बिकते थे जिसके लिए ये मशहूर था, इसीलिए उरैयूर को यहाँ पे राजधानी भी बनाया गया। एक तथ्य और इसमें आप जोड़ सकते हैं कि ये मात्र ऐसा साम्राज्य था जिसके पास क्या थी, कुशल नौसेना थी, कुशल नौसेना। ये साम्राज्य ऐसा था कि जिसके पास कुशल नौसेना थी, मतलब जो आपके पानी में जो सेना होती है वो सेना थी। आपको इसका एक जिक्र ये देखने को मिलेगा कि लगभग एक एलारा नाम के एक चोल राजा थे जिन्होंने श्रीलंका पे विजय हासिल की, इस वाले क्षेत्र में उन्होंने विजय हासिल की और लगभग 50 वर्षों तक उन्होंने शासन भी किया। तो ऐसे जिक्र आपको इस राजवंश के बारे में देखने को मिलेंगे। अगर हम चोल शासकों की बात करें तो चोल राजवंश में जो सबसे पहला शासक होता है वो होता है कौन, इलंजेत चैनी इसका सबसे प्रथम शासक होता है। तो हम उन्हीं राजाओं के बारे में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछने को मिलता है। इलंजेत चैनी चोल वंश का सबसे प्रथम शासक माना जाता है इलंजेत चैनी को। अगर इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो इसे आप कह सकते हैं क्या, प्रथम शासक था चोल वंश का। दूसरी बात, यही वो व्यक्ति है जिसने जो राजधानी है पहले मनलूर से लेके इसने राजधानी कहाँ पे की थी, उरैयूर कर दी थी। तो राजधानी उरैयूर को स्थापित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है, चोल राजवंश का सबसे पहला जो राजा रहता है इलंजेत चैनी, इसे दिया जाता है। इसके बाद इस चोलवंश राजवंश में दूसरा शासक आता है जो सबसे प्रतापी शासक होता है, करिकाल आता है। करिकाल इस राजवंश का द्वितीय शासक होता है। करिकाल सबसे महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए भी और इस चोल वंश के लिए भी, इन दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण शासक है आपका कौन सा, करिकाल। करिकाल इस पूरे चोल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतापी राजा होता है। मैं आपको बता दूं, ये वही राजा है जिसे जले पैर वाले राजा के नाम से भी जाना जाता है। यह वही राजा है जिसे जले पैर वाले राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके लिए एक तथ्य लिख सकते हैं आप कि इस राजा को ही कहा जाता है जले पैर वाला शासक, जो कि सबसे प्रतापी और सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है चोल साम्राज्य का। इसे एक नाम भी दिया गया था कि जले पैर वाला राजा इसे कहा जाता है। करिकाल से संबंधित और ये जानकारी आपको देखने को मिलेगी कि इसके जो समकालीन चेर और पांड्य शासक रहे हैं, मतलब इस वाले क्षेत्र के शासक और इस वाले क्षेत्र के शासक, इसने करिकाल ने इन दोनों के राजाओं को क्या किया था, पराजित कर दिया था। चेर और पांड्य शासकों को इसने क्या किया था, पराजित कर दिया था और उन्हें बंदी बनाकर अपने राज दरबार में रखा।
और साथ ही साथ यहाँ पे जो कावेरी नदी होती है, तो कावेरी नदी वाले क्षेत्र में इसने क्या किया, अपने चोल साम्राज्य को सुदृढ़ किया, मजबूत कायम की। और साथ ही साथ एक काम और इसने ये किया कि कावेरी का जो मुहाना होता है वहाँ पे लगभग 160 किलोमीटर लंबा इसने क्या बनवाया था, बांध भी बनवाया था। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और अगर हम देखेंगे इसके बारे में, करिकाल के बारे में, तो इसके बारे में आप एक चीज़ और लिख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति था ये क्या था, ब्राह्मण मतानुयायी था, ब्राह्मण मतानुयायी था। मतलब इसने क्या किया था, अपने राजवंश में ब्राह्मण धर्म को क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया था। इस हिसाब से इसे हमने क्या कहा, ब्राह्मण मतानुयायी था। और अगर इसके बारे में हम जानकारी देखें तो इसने एक बंदरगाह की भी स्थापना की थी, बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह है जो आज भी है। इसने एक बंदरगाह की स्थापना की थी जिसका नाम है पुहार बंदरगाह, पुहार बंदरगाह। कई दफ़ा ऐसी चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में देखने को मिलती है कि पुहार बंदरगाह जो है वो किस शासक ने बनाया है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। पुहार बंदरगाह की स्थापना भी किसने की थी, करिकाल ने की थी। फिर क्या होता है, करिकाल के बाद जो भी शासक यहाँ पे आते हैं तो वो इतने संपन्न और इतने कुशल शासक नहीं रह पाते हैं। धीरे धीरे करके करिकाल के बाद जो उत्तराधिकारी बनते हैं, धीरे धीरे करके क्या होता है, फिर जो चोल साम्राज्य होता है उसका धीरे धीरे करके पतन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो कहानी है आपकी 3री-4वीं सदी की कहानी है। तो 3री-4वीं सदी में करिकाल के बाद चोल साम्राज्य का क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके पतन होना शुरुआत हो जाता है। परंतु 9वीं शताब्दी में आपको एक बार फिर से चोल वंश का उदय देखने को मिलेगा, जहाँ पे विजयालय ने यहाँ उसकी क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो वो हम आगे पढ़ते हैं। तो चोल साम्राज्य आपको पूरे इतिहास में 2 बार पढ़ना पड़ता है, एक 3री-4वीं शताब्दी में जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद 9वीं शताब्दी में विजयालय के नेतृत्व में आप क्या पढ़ेंगे, चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थी चोल साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब इसके बाद जो हम राजवंश पढ़ेंगे, इसके साइड में जो राजवंश लगा हुआ है चेर साम्राज्य, जिसे केरल भी कहा जाता है। केरल, दरअसल केरल का ही पुराना नाम चेर था, तो चेर के नाम से ही केरल बना है। तो अब हम पढ़ेंगे चेर साम्राज्य के बारे में कि इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो देखते हैं अब हम चेर राजवंश के बारे में। चेर राजवंश भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना चोल और पांड्य राजवंश महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसकी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी गाथा है। अगर हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो चेर राजवंश जो था पांड्य और चोल के पश्चिम वाले साइड में था। अगर भारत के नक्शे में अगर हम इसे देखें तो भारतीय जो दक्षिणी प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है उसके ये क्या था, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में क्या था, चेर राजवंश था। अगर इसके हम राज चिन्ह की अगर हम बात करें तो चेर राजवंश का जो राज चिन्ह था वो था आपका क्या, धनुष। जो तीर कमान वाला जो धनुष होता है वही धनुष इसका क्या था, राजकीय चिन्ह था, राज चिन्ह इसका धनुष माना जाता है। चेर राजवंश अपने आप में बहुत समृद्ध था, अपने आप में संपन्न राजवंश था, और इसका कारण भी रोमन के साथ इनका व्यापार था, क्योंकि ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ से पूरा समुद्री मार्ग लगा हुआ है। तो समुद्री मार्ग होने के कारण इनका जो व्यापारिक संबंध था वो रोमन साम्राज्य से था। इस कारण से ये जो चेर साम्राज्य रहा ये भी अपने आप में संपन्न राज्य था, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और इसका प्रमाण भी अगर आपको देखना है तो रोमन सम्राट ने क्या किया था, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हितों की संरक्षण के लिए उसने क्या किया था, इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पे जहाँ कोच्चि है, आज का जो आधुनिक आपका क्या है कोच्चि है, पहले कोच्चि को क्या कहा जाता था, मुजिरीस कहा जाता था, मुजिरीस। तो इस मुजिरीस में उस रोमन सम्राट ने क्या किया था, अपनी सेना की 2 टुकड़ियों को, रेजिमेंट को स्थापित कर दिया था अपने हितों के संरक्षण के लिए। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसी वाले क्षेत्र में अगस्टस का मंदिर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि उन्होंने ही बनवाया था। तो ऐसी कुछ विशेष बातें आपको इस चेर साम्राज्य में देखने को मिलती हैं। अगर हम इसके शासकों की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला शासक होता है, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, बस नाम आप उसका सुन लीजिए। इसका जो सबसे पहला शासक होता है वो होता है उदयनजीरल। ये उदयनजीरल जो होता है, उदयनजीरल, इसके बारे में जानकारी सिर्फ इतनी है कि ये चेर साम्राज्य का सबसे प्रथम शासक था। इसने क्या किया क्या नहीं किया इसमें कोई जानकारी तो नहीं है, परंतु इसके बाद जो शासक होते हैं उससे महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उदयनजीरल के बाद उसका जो पुत्र होता है वो राजा बनता है, जिसका नाम नेंदुजीरल आदन होता है। जिसका नाम क्या होता है, नेंदुजीरल आदन। तो हम इसको यहीं से पढ़ते हैं। इसका जो शासक हम मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं अभी,
नेंदुजीरल आदन। कुछ विशेष बातें इसके बारे में भी सुन लीजिए कि क्या है। ये वही व्यक्ति है जो कि चेर साम्राज्य का सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक रहा है, सबसे शक्तिशाली राजा इसे माना जाता था चेर साम्राज्य का। इससे रिलेटेड जानकारी ये है कि इसने 7 सत्ताधीन अधिकारियों को, 7 सत्ता में आसीन राजाओं को पराजित करके उन्हें अपने राज दरबार में क्या किया था, बंदी बना लिया था। साथ ही साथ इसने जो अपनी राजधानी बनाई है वो मरंदई, ऐसा एक राजधानी इसका देखने को मिलता है कि इसने जो राजधानी बनाई है वो मरंदई राजधानी बनाई है। प्रॉपर एग्जैक्ट लोकेशन उसकी पता नहीं है कि इस वाले क्षेत्र में मरंदई कहाँ है, परंतु इस कहीं कहीं क्षेत्र में एक मरंदई नामक एक क्षेत्र था जिससे इसने क्या बनाया था, अपनी एक राजधानी बनाया। और फिर आगे चल के कभी चोल राजाओं के साथ इनका युद्ध हुआ था और युद्ध के दौरान उनसे लड़ते लड़ते, चोल राजाओं के साथ लड़ते लड़ते नेंदुजीरल आदन का क्या हो जाता है, यहाँ पे हत्या हो जाती है, वो पराजित हो जाता है और मर जाता है। जिसके बाद आता है सेनगुट्टवन। यही वो शासक है जिससे रिलेटेड आपको एग्जाम में, पेपर में आपको सवाल देखने को मिलेंगे। सेनगुट्टवन चेर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और यूपीएससी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेनगुट्टवन आपको देखने को मिलेगा। इससे संबंधित जानकारी हम समझ लेते हैं क्या क्या है। दरअसल सेनगुट्टवन को एक अच्छा चेर शासक कहा गया, मतलब सबसे अच्छा चेर शासक कहा गया। और इसी अच्छे चेर शासक के हिसाब से इसे क्या कहा जाता है, लाल चेर कहा जाता है, लाल चेर। कई बार ये आपको एग्जाम में देखने को मिला है कि इनमें से किसे लाल चेर कहा गया। तो सेनगुट्टवन जो चेर शासक रहा है इसे लाल चेर की उपाधि दी गई। इसके साथ ही साथ ये वही व्यक्ति है जिसने क्या किया था, पत्नी या कनग्गी पूजा का आरंभ किया था। पत्नी या कनग्गी पूजा, इसका इसने क्या किया था, शुभारंभ किया था। ये कनग्गी वही है जो क्या थी, आपके कोवलन की पत्नी थी। इसमें ऐसा माना जाता है कि जो आदर्श और जो पतिव्रता पत्नी होती हैं, अगर वो ऐसी हैं तो उनकी पूजा की जाती थी। तो इस हिसाब से इसने एक पत्नी पूजा की क्या की थी, इसने शुरुआत की थी। इसने अधिराज की भी इसने क्या की थी, उपाधि धारण की थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना आपको कि इस व्यक्ति ने क्या किया था, अधिराज की उपाधि धारण की थी। अधिराज की क्या की थी, इसने उपाधि धारण की थी। तो ऐसी कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य इसमें हमें जानना ज़रूरी है जो कि सेनगुट्टवन के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेनगुट्टवन के बाद फिर ऐसा कोई साम्राज्य के अंदर कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जिसने इस साम्राज्य को आगे चला पाया, जिसने इसको संभाल पाया। धीरे धीरे करके फिर ये सारे साम्राज्य जो होते हैं पराजित होते जाते हैं और एक प्रकार से इनका अस्तित्व क्या होता जाता है, डूबते जाता है। तो ये दक्षिण भारत के जो सबसे 3 इम्पॉर्टेंट राज्य थे जिसके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर नोट्स भी बनाएं ताकि आपको ये समझ में बाद में भी आए, रिवीजन करते वक्त आपको ये समझ में आए। अब इसके बाद हमारे सामने जो टॉपिक आएगा वो अगला टॉपिक आएगा गुप्त वंश, जहाँ से अब आपका इतिहास पूर्ण रूप से चालू होता है। अभी तक तो आपने इतिहास के अंदर कुछ ही चीज़ें पढ़ी हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत थोड़ी सी टिपिकल भी पढ़ती हैं जिनके बारे में पढ़ना बड़ा बोरियत होता है। परंतु अब आपके इतिहास के अंदर वो सारे टॉपिक चालू होने वाले हैं जिनके बारे में अक्सर आपने टीवी में भी देखा होगा, सुना भी, देखने को मिलते हैं पेपर के अंदर। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो गुप्त साम्राज्य का टॉपिक होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा, तीनों साम्राज्य आपको बखूबी समझ में आए होंगे। इस पूरे लेक्चर की PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराते हैं। टेलीग्राम की लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हुई है, वहाँ से आप इस पूरे कंप्लीट लेक्चर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा हौसला भी बढ़ा रहे और हम आगे ऐसे ही काम अच्छे से करते रहें। मिलते हैं फिर हम अगले सेशन में, तब तक आप बने रहें द प्रदीप IAS अकेडमी के साथ।